नमस्कार, मैं हूं सुमित आज और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़ और ग्लोबी न्यूज़ की इस स्पेशल लाइव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस लाइव में दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको जानकारी मिलने वाली है। पहला तो जो 2 और 3 जुलाई को एक बहुत ही क्रांतिकारी 2 दिवसीय शिविर होने वाला है, जिसमें तमाम क्रांतिकारी भाग लेने वाले हैं। आप भी कैसे भाग ले सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी शिवांग जी से जानेंगे। उसके अलावा हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है अग्निपथ स्कीम, जो कि मोदी सरकार अभी लाई है, लेकिन उसके बाद से इस तरह से पूरा देश जल रहा है। इसकी तह से जानेंगे कि इसके पीछे का कुछ ऐसा भी सच जो शायद अभी तक मेनस्ट्रीम मीडिया में भी नहीं दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले शिवांग यादव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ में। नमस्कार सुमित जी। जी, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा बिना समय व्यर्थ किए, अभी काफ़ी सारे दर्शक, हालाँकि हमारे दर्शकों ने सुन लिया है, एक युवा कैंप होना है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन एक थोड़ा संक्षेप में बताएं। पहले तो इसका उद्देश्य क्या है इस युवा कैंप का, कौन-कौन इसमें भाग ले सकता है, अगर भाग ले लिया है उसके बाद उसको क्या करना होगा, जो भी आप जानकारी देना चाहें संक्षेप में उसके बारे में बताएं शिवांग। देखिए, काफी समय से देश के अंदर एक ये बात चल रही है कि भाई ये जो दुनिया के अंदर जो कुछ लोग हैं जो दुनिया के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं, इस दुनिया के अंदर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का, और वो लोग एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, जो कि उनके अनुसार एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उनके अनुसार एक नई दुनिया है। उस चीज को वो दुनिया के अंदर लागू करना चाहते हैं। उसी के विरोध में काफी समय से हम लोग एक विचार रख रहे थे, जो कि यूट्यूब के माध्यम से काफी लोग सुन भी रहे थे। हम काफी समय से एक संगठन बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। संगठन माने क्या? जैसा मैं हूं, मेरे जैसा ही एक और व्यक्ति तैयार हो जाना, जैसा वो व्यक्ति है वैसा ही वो अपने जैसा एक और तैयार कर दे। तो ये जो संगठन की पूरी प्रक्रिया है, इस संगठन की प्रक्रिया को हम काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि इसको एक मजबूत करें। तो अब एक ये मौका आया है, हमने एक शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में वो युवा रजिस्टर करे जो सोच रहा है कि मैं इस देश में निकल के एक संगठन बना के उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी व्यवस्था को चुनौती दे सकूं, उसके विरोध में एक संगठन बना के एक सांगठनिक रूप से एक लड़ाई को अंजाम दे सकूं, जो कि एक अहिंसक लड़ाई होगी, जो कि हमें एक देश को ताकतवर बना के एक लड़नी है। तो उस जिम्मेदारी को उठाने की जिस युवा की भी चेष्टा है, जो भी ये सोच रहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, सिर्फ स्वास्थ्य के विषय में नहीं, वो हर विषय में अपने उसकी एक समझ हो, वो हर विषय में समझे, और हर विषय में भले ही उतनी जानकारी उसे ना हो, लेकिन अंदर से चेष्टा हो कि हाँ मुझे कुछ करना है। भले ही उसे दिशा का ज्ञान ना हो, दिशा के लिए ही तो ये शिविर का आयोजन किया गया है कि भाई अगर किसी के अंदर चेष्टा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ देश के लिए, तो उसको दिशा क्या हो, वो किस विषय पे चिंतन करके देश के अंदर संगठन बनाने के लिए निकले। उसी के लिए हमने शिविर का आयोजन किया है। 2 दिवसीय ये शिविर है 2 और 3 तारीख को, 2 जुलाई और 3 जुलाई। तो जो भी युवा 18 से लेके 30 या 35 साल की उम्र तक के जो भी युवा सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ करना है इस देश में, वो अपना पूरा समय दे सकते हैं, या पूरा नहीं दे सकते तो कम से कम अपने जिले के स्तर पे कुछ दिन का समय दे सकते हैं कि घूम घूम के संगठन बना सके, इस बात का प्रचार करके लोगों को जोड़ सके, गांवों को जोड़ सके। ऐसा जो भी व्यक्ति सोच रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस संगठन में काम करना चाहते हैं, तो वो yuvacamp.com पर जाकर रजिस्टर कर दें। yuvacamp.com यहाँ पर जाकर रजिस्टर करेंगे। उसके बाद हमारी तरफ से आपको एक फोन आ जाएगा, थोड़ी हम बात कर लेंगे, कितना आप क्या करना चाहते हैं, किस विषय में बात हो जाएगी। उसके बाद फिर हम आपको जो भी आगे की प्रक्रिया वो बता दी जाएगी कि आप इस शिविर में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, और आए तो कितनी तारीख को आए, क्या पूरी प्रक्रिया फिर इसके बाद की है। लेकिन पहला तो यही है कि जो भी युवा सोच रहा है कि वो कुछ करना चाहता है इस देश के लिए, वो इस कैंप में आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही कैंप है, हम इसके आगे आने वाले समय में और भी ऐसे शिविर करने वाले हैं। तो ऐसा जो लोग रह जाएंगे इस शिविर में आने से, ऐसा ना सोचें कि बस ये आखिरी मौका था, ये भी शुरुआत है, ये हमने पहला शिविर कर रहे हैं। इसी तरीके के शिविर हम आगे आने वाले समय में धीरे धीरे करेंगे, जिससे कि ऐसे युवा बाहर आ सके जो सच में कुछ करना चाह रहे हैं, हम लोग संगठित हो पाए, एक साथ रह पाए। जितने ज्यादा शिविर करेंगे उतने ज्यादा युवा साथ में जुड़ पाएंगे। तो ये शिविर अभी पहला ही है, इसके बाद हम धीरे धीरे
इस तरीके के शिविर और किया करेंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली के अंदर ही करेंगे, अलग-अलग राज्यों में भी करेंगे। हम काफ़ी समय बिल्कुल। से दिल्ली के आस-पास का जो क्षेत्र है, उसमें काफ़ी समय से संगठन बनाने की प्रक्रिया में हैं भी। निरंतर घूम रहे हैं, गाँव-गाँव में मीटिंग कर रहे हैं। ये शिविर पहला ऐसा है जो हमने एक बड़े स्तर पर रखा है थोड़ा-सा। आगे आने वाले समय में हम इससे बड़े भी करेंगे, जैसे-जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा शिवांग जी, जी। काफ़ी सारे लोगों के मन में भी एक सवाल आ रहा होगा क्योंकि आपने कहा कि अभी वही लोग इस शिविर में आएँ या रजिस्ट्रेशन करें, जो कुछ समय या फिर पूरा अपना समय दे सकें। अब जी। यदि कोई एक युवा अपना पूरा समय देता है, तो उसको सवाल आता है कि उसके खुद के भी करियर का, क्या अब जी। इस संस्था से जुड़ कर के कुछ ऐसा भी हुँ। प्लानिंग रहेगा कि यदि वो साथ में मिलकर के आपके हमारे साथ में मिलकर के काम करेगा, तो उसके हुँ। रोज़गार के भी अवसर इसी व्यवस्था में हम बना देंगे, यानी कि जिस संस्था के अंतर्गत हम या जिस मिशन में हम लगे हुए हैं उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में, उसी हुँ। मार्ग में उसको रोजगार के अवसर भी मिलने का कुछ तरीके हैं, रखेंगे इसमें? देखिए, रोज़गार के लिए हमने ये काम शुरू नहीं किया है कि हमें रोज़गार देना है। इसका जी। उद्देश्य ये है कि भई जिसको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, वो आए। हुँ। हम आज जे कुछ समय पहले तक हम लोग भी कम थे, लेकिन आज धीरे-धीरे जी। संख्या बढ़ी है। तो संख्या इसलिए हुँ, ही बढ़ी है क्योंकि समाज योगदान कर रहा है, समाज आर्थिक रूप से योगदान करता है। जब आप समाज में हुँ, निकलते हैं, जब आप इस विचार को लोगों हुँ, के सामने रखते हैं, तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं कि हम अपना पूरा समय लगाएँगे, हम अपना पूरा समय देना जी। चाहते हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो कहते हैं समय तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ अर्थ का दान कर सकते हैं। तो हमें दोनों को जोड़ना है। तो जो अर्थ का दान कर हुँ, रहे हैं, वो समय वालों के लिए अर्थ का दान करते हैं। तो जिस प्रकार अगर कोई युवा निकल रहा है, तो हमें इतना यकीन है कि वो कुछ समय बाद इतना सक्षम हुँ, हो जाता है कि वो अपने लिए और सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं, अपना जो संगठन का निर्माण कर रहा है, मान लीजिए कोई एक जिला है, जैसे मुरादाबाद एक जिला है, तो मुरादाबाद जी। में अगर 2 युवा अपना पूरा समय दे रहे हैं, तो वो 2 युवा एक हुँ, समय बाद इतने सक्षम हो पाते हैं कि सिर्फ़ हुँ, मुरादाबाद के अंदर से ही वो अपने खर्चे के लिए और सिर्फ़ अपने ही नहीं, अपने नीचे और 10 लड़कों के खर्चे के लिए भी व्यवस्था कर लेते हैं। इतना जी। हमें पता है इस चीज़ में, तो इसीलिए हम इसके विस्तार के बारे में इतना सोच रहे हैं, कि भई इतना हो पा रहा है इसलिए। अगर ये मॉडल ऐसा ना बन पाता कि भई लोग मदद ही नहीं कर रहे होते, तो शायद हम एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाते। लोग मदद कर रहे हैं, समाज मदद करता है, बात ये है कि क्या हम अपनी बात समाज के पास उस तरीके से पहुँचा पा रहे हैं? क्योंकि हुँ, समाज में लोग दान तो दे ही रहे हैं, आज भी दान दे रहे हैं। धर्म गुरुओं को दान देते हैं, बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टियों को लोग दान दे रहे हैं। बात ये है कि वो दान का प्रवाह थोड़ा-सा बदल गया है। दान का प्रवाह उस हुँ, तरफ होना चाहिए जहाँ पर धर्म की बात हो, धर्म की स्थापना की बात हो, उस व्यवस्था की बात हो कि जो व्यवस्था सबके लिए हो। सब उसमें आराम से रह सकें, सुखी रह सकें, आनंद से रह सकें, वही व्यवस्था धर्म की व्यवस्था है। तो उसके लिए समाज का दान का प्रभाव बदलने की बात है। तो दान का प्रवाह आप विचार से ही बदल सकते हैं। आपके पास जो विचार है कि भई हम इस प्रकार परिवर्तन सोच रहे हैं समाज में। हम समाज के जो पूरी दिक्कत है उसके मूल में जाके हम सोच पा रहे हैं, तो लोग दान देते हैं, लोग मदद करते हैं। तो जो युवा साथ में आएँगे, वो इस हुँ, चीज़ के ऊपर रहेंगे। ऐसा कोई हम रोज़गार के लिए कोई वो तो नहीं कर रहे हैं कि हम कोई नौकरी देंगे या इस तरीके का नहीं है। लेकिन जो युवा अपना पूरा समय देना चाह रहा है, इतना हमें यकीन है कि एक समय बाद वो इतना हुँ, सक्षम हो जाता है कि अपने लिए और अपने और साथियों के लिए भी दान की व्यवस्था कर ले। बिल्कुल। जी। अच्छा शिवांग जी, जैसे अभी युवाओं की जब बात हो रही है, तो अभी हाल ही में कल से लेकर के युवा काफ़ी चर्चे में हैं। वो युवा जो लगभग काफ़ी सालों से आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके सामने एक जी। स्कीम रख दी जाती है सरकार के द्वारा, अग्निपथ योजना। 4 जी, साल जी। के लिए आपको आर्मी में हुँ। जाने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे लाभ भी इसके सरकार गिना रही है। जी। सभी युवाओं का हम सपना साकार करेंगे। लेकिन अब युवा शायद समझ भी चुके हैं कि उनको कब तक वो जुमला देते रहेंगे और यही कारण है कि जी। बहुत भारी संख्या में लोग सड़कों पर आए हैं युवा। आपसे मैं अब ये जानना चाह रहा जी। हूँ, पहले तो दोनों पक्ष में भी कि क्या इसमें कुछ पॉज़िटिव भी है कि जो सरकार स्कीम लेकर के आई है, कुछ हमारे युवाओं को कुछ भला भी हो सकता है इससे? उसके अलावा अगर इसका नेगेटिव भी है, तो क्या इसका भी कुछ संबंध जैसे बहुत सारे नए नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी इसकी बात चल रही होती है मिलिट्री को लेकर के, क्या फ्यूचर में इनका कुछ अलग ही प्लान है? क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भी कोई इसमें कनेक्शन है? आप ज़रा अपने जी। विचार रखें अब अग्निपथ योजना पर।
देखिए, ये जो एक योजना है अग्निपथ, पहली बात तो जी। आप सुने, अगर नाम सुने तो नाम सुनने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, कितनी बड़ा कुछ है। ये सरकार, इन लोगों का क्या है कि भई किसी भी योजना का नाम ऐसा रख दो कि सुनने में जी। एक हवा बन जाती है, लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं क्या है। लेकिन अगर उसको ध्यान से आप देखें तो हुँ, कुछ नहीं है, वो बस यही है कि ठेके पे आप लोग कुछ लोगों को रखेंगे और कुछ समय बाद उन्हें हटा देंगे। बस यही है जी। योजना, उसका नाम अग्निपथ रख दिया है। तो अगर मैं तो इस चीज़ पे सोच रहा था कि भई अग्निपथ, वैसे नाम भी सही सोचा है इन्होंने, क्योंकि जो युवा इसके अंदर जाएँगे उनके लिए तो वो अग्नि का पथ ही है चलने के लिए, वो कोई आसान पथ हुँ, नहीं है। तो अगर इस पूरी आप योजना को देखें तो क्या है, मतलब कि 4 साल आप युवाओं को लेके आएँगे, उनकी उस उम्र में, साढ़े 17 साल की लगभग उम्र से है, साढ़े 17 से 21-22 साल तक। तो जी। उतने वो जो साल, जिस साल वो युवा बहुत मेहनत कर सकता है, अपने करियर के बारे में भी बहुत मेहनत कर सकता है, उस उम्र में वो पहले तो आर्मी में चले जाएगा। जाएगा 4 साल जी। बाद उसे फिर हटा देंगे कि आप जाओ, और सरकार ये कह रही है कि हम नौकरियाँ दे रहे हैं। तो अगर ध्यान से आप देखो तो बस 25% को ही परमानेंट करेंगे, 75% को उसमें से उनके लिए कोई गारंटी नहीं है। तो अगर हम देखें तो जो पहले नौकरियाँ निकलती थी, उसमें से और जी। कम कर दी गई। पहले जो हुँ, सेना में नौकरियाँ निकलती थी, उसमें से अब ये तो समझना पड़ेगा ना कि 75% कम कर दी। बस हुँ, 25% को ही परमानेंट कर रहे हैं। तो बात ये है कि अब क्या है, लोग जो सोचते हैं इस बारे में, लोग ये देख रहे हैं कि सरकार तो ये नीति लाएगी, क्योंकि अगर हम सरकार को ध्यान से पूछे भी, कोई सवाल भी कर रहा है सरकार से, तो सरकार के पास सिर्फ अंत में जाके यही एक जवाब बच रहा है कि भई हमारे पास पैसे की कमी है। जी। भई सेना में रखना तो चाहती है सरकार सबको, रखना चाहती हुँ, है, रख क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि पैसे की दिक्कत है, क्योंकि सारा सही बात। पैसा जो सैनिक हैं उनके खर्चे पे और उनकी पेंशन में जा रहा है। अभी मैं कुछ आंकड़े हुँ, देख रहा था न्यूज़ में, दिन-रात यही चल रहा है अब। तो न्यूज़ में ये आ रहा था कि भई हमारा जो खर्चा है उसका काफ़ी अच्छा खासा प्रतिशत सैनिकों के खर्चे में और उनकी पेंशनों में जाता है। तो अब ये लोग क्या हुँ, सोच रहे हैं कि वो खर्चा बचा लें और वो खर्चा हम हथियारों पे लगा लें। तो बात सारी घूम फिर के ये आ रही है कि खर्चा बचाने और पैसे की कमी के ऊपर ही पूरी बात घूम रही है। इसका इस बात से कोई हुँ, लेना-देना नहीं है कि हमें सेना को नया करना है। अभी ये जो कुछ बातें चल रही है ना, कुछ मंत्री बता रहे हैं कि भई सेना हमारी जवान हो जाएगी, कि हुँ, जवान हुँ, सेनाओं की एक सेना बन जाएगी, सेना जवान हो जाएगी, कम उम्र में भर्ती कर लो और लंबी उम्र तक रखो उन्हें, दिक्कत क्या है उसमें? तब भी जी। जवान रहेगी सेना। और कितने सारे लोग बता रहे हैं कि भई 4 साल में तो ट्रेनिंग पूरी हो भी नहीं पाती है, कम से कम 7 से 8 साल चाहिए एक जवान को ट्रेनिंग करने के लिए। और हुँ, जब वो ट्रेनिंग हो पाती है उसके बाद एक्सपीरियंस चाहिए काफ़ी समय युद्ध लड़ने के लिए। और जो एक सेना में एक जवान का एक सेंटिमेंट जुड़ता है अपनी बटालियन के साथ, उनकी जो बटालियन होती है एक सेंटिमेंट जुड़ जाता है। वो जवान सबसे पहले अपनी बटालियन के लिए लड़ता है। अपनी उस बटालियन के लिए ही अपनी वो जान दे देता है कि मुझे अपनी बटालियन का नाम ऊँचा करना है। बटालियन के नाम जी। पे मेडल दिए जाते हैं। तो अब 3-4 साल में उसका क्या सेंटिमेंट जुड़ेगा, किसके लिए लड़ेगा? दिमाग में दिन और रात ये घूमेगा, भई भाड़े पे आए हैं, अपना काम करके चलते बनो। जब इस माइंडसेट के साथ कोई सेना युद्ध करने जाएगी, तो क्या हम मजबूत हैं कि कमज़ोर हुए? ये सारी बात है। तो बात सारी घूम फिर बिल्कुल। के यहीं आ रही है कि सरकार के पास खर्चा नहीं है। तो खर्चा, अगर खर्चे के ऊपर हम जाएँ, जब अर्थव्यवस्था के ऊपर जाते हैं, तो देखते हैं कि ये जो कर्ज की व्यवस्था है, ये जो सरकार सारा पैसा कर्ज पर लेती है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि सरकार अपना पैसा खुद बनाती है, लेकिन मैं फिर से इस बात को बता रहा हूँ कि सरकार अपना पैसा हुँ, खुद नहीं बनाती है। सरकार हर बार कर्ज पर पैसा लेती है, और जब वो कर्ज पर पैसा लेती है, तो उसे उसका ब्याज भी चुकाना होता है। ब्याज चुकाना जी, होता है तो उसका जो बजट का बहुत सारा प्रतिशत उनका ब्याज चुकाने में ही चले जाता है। आपको मैं एक आंकड़े से दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग इस बात को जी। मानते नहीं है, लेकिन अभी मैं आंकड़े से दिखाता हूँ आपको, बजट दिखाता हूँ मैं, 2021-22 के बजट से आप इस चीज़ को समझ पाएँगे, जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। हुँ, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये 2021 और 22 का बजट है। सुमित भाई, क्या देख पा रहे हैं आप? जी, जी, बिल्कुल दिख रहा है। जी, जी, जी। तो ये देखिए, ये बजट है, ये सरकार का ये देखिए, इस चीज़ को देखिए, ब्रेकअप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीप्ट्स इन 2021-22, जो कि करोड़ में है। रिसीप्ट माने क्या, कि सरकार की जो आमदनी हुई, सरकार की जो आमदनी हुई, ये आमदनी सरकार की हुई है। देखिए, टैक्स कलेक्ट करने से, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम पे टैक्स, जीएसटी के द्वारा, कस्टम के द्वारा, एक्साइज़ के द्वारा, ये सारी सरकार की कमाई हुई है 2021 और 22 में। अब ये सारे टैक्स जोड़ के जो सरकार की कुल कमाई हुई
ये है रिसीप्ट्स A प्लस B प्लस C, माने कि ये A को जोड़ के, सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू जोड़ के, नॉन टैक्स रेवेन्यू को जोड़ के और कैपिटल रिसीप्ट को जोड़ के सरकार की जो कुल कमाई हुई वो हुई 19,76,424 करोड़ रुपए। ठीक, 19,76,424 करोड़ रुपए ये सरकार की कमाई हुई है। अब ये कमाई हुई है टैक्स वगैरह से सब कुछ करके। उसके बाद सरकार ने ये 15 लाख रुपए कर्ज पर भी लिया है अलग से। ये सरकार ने कर्ज पर लिया है, ये टैक्स से कमाई होने के बाद कुल मिला के सरकार ने इतना पैसा जुटाया। तो सरकार की ये जो कमाई हुई 19,76,424 करोड़ रुपए की, उसके बाद सरकार का अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर कितना हुआ। सरकार ने जो एक्सपेंडिचर किया उसका टोटल एक्सपेंडिचर है ये 34,83,236। ठीक है, जितना मतलब कमाया सरकार ने, जितना कमाया मतलब जितना की जुटाया खर्च करने के लिए, उतना टोटल खर्च दिया। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है हमें। अब हमें ये इसमें ये देखना होगा ये जो बजट है कि सरकार ने जो कर्जा लिया, जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि ये 15 लाख का जो सरकार ये कर्जा लिया सरकार ने 15 लाख करोड़ का। अब इस तरीके के कर्जे पहले भी लिए हैं, तो उन कर्जों का सरकार ने ब्याज कितना चुकाया है इस बजट में ही हम आगे चल के देखते हैं कि सरकार ने जो कर्जा लिया है, ये देखिए इंटरेस्ट पेमेंट इज एस्टिमेटेड एट 45% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट इन 2021-22। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब कि सरकार ने जो कर्जा लिया उसका इंटरेस्ट कितना चुकाया है 45%। जो हमारी मतलब सरकार की जो कमाई हुई, सरकार की जो रेवेन्यू की रिसिप्ट थी, उसका 45% सरकार ने कर्ज चुकाने में दे दिया। जो कर्जा लिया बाहर से, उस कर्ज को चुकाने में हमारे मतलब जो कमाई हुई उसका 45% दे दिया। अब अगर आप इसका लगाओ कि भाई जितनी सरकार की कमाई हुई थी, अगर हम कर्जे से अलग वाली कमाई देखें, ये 19,76,000, इसका अगर आप 45% निकालें तो लगभग आधे के आसपास आ गया। ठीक है, इसका आप अगर हम हिसाब लगाएंगे तो लगभग आप ये समझिए 8 लाख करोड़ के आसपास की इसकी एक रकम बैठेगी। 88 लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास इसकी बैठेगी कि इतना सरकार ने मतलब ब्याज चुका दिया कर्जे पे। जो पैसा कर्जे पे लिया उसका ब्याज चुकाने में सरकार ने इतना पैसा खर्च कर दिया। तो अब आप ये समझिए कि भाई जब इतना पैसा सरकार इस चीज पे मतलब जो कर्जा ले रही है उसका ब्याज चुकाने में ही खर्च रही है, तो सेना के ऊपर खर्चेगी क्या? सेना को फिर भाड़े पे रखेगी, सेना को फिर ठेके पे रखेगी। तो अगर यही पैसा सरकार खुद अपना बना रही होती तो एक भी रुपया ब्याज में नहीं देना पड़ रहा होता, एक भी रुपया, क्योंकि हमारा पैसा है। हमें आप ये समझिए सरकार सेना में भर्ती करवाना भी चाहती है, सेना में जवान भर्ती होना भी चाहते हैं। या तो भाई ऐसी स्थिति होती कि जवान ये कह देते कि भाई हम भर्ती ही नहीं हो रहे। ये तो इतना अच्छा मौका है कि हमारे जवान, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम भर्ती होना चाहते हैं और सरकार मना कर रही है कि नहीं भर्ती मत हो, हम तुम्हें ठेके पे रखेंगे। मतलब ये तो देशों के उसमें बहुत बेकार स्थिति होती है कि देश के जो जवान हैं वो सेना में आना ही नहीं चाह रहे हैं, तो सरकारें उन्हें लोग लालच दे के बुलाती है कि भाई सेना में आ जाओ, भर्ती हो जाओ। यहाँ पे उल्टी है, यहाँ पे सेना में होना चाह रहे हैं भर्ती, लेकिन सरकार कर नहीं पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि सारा पैसा कर्ज पर लेती है, अधिकतर पैसा कर्ज पर लेती है। जितना पैसा टैक्स से कलेक्ट होके आया उसका काफी अच्छा खासा पैसा कर्ज पर लेती है, और जो कर्ज लेती है उसका ब्याज चुकाना पड़ता है हर बार। और हमारे जितना कलेक्शन हुआ उसका 45% तो पूरा का पूरा ब्याज में ही जा रहा है। आप ये समझिए पूरा आधा पैसा ब्याज में जा रहा है। तो जब इतना पैसा ब्याज में चुका रही है सरकार तो कैसी नौकरियां दे देगी? तो नौकरियां कोई नहीं सरकार दे सकती। ये जो जितनी विपक्षी पार्टियां जो कह रही है ना कि ये सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, हम होते तो दे देते, हम ये करते, हम वो करते, किसी सरकार की बस की नहीं, किसी पार्टी के बस की नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, किसी के बस की नहीं है इस व्यवस्था को। ये भी माना जाए कि अब चूंकि अगर पैसे की तंगी का ही अगर असली कारण है तो ये आर्मी तो पहला स्टेप है। हो सकता है कि फिर बाकी के डिपार्टमेंट में भी इसी तरह से ठेकेबाजी स्टार्ट कर दें, चाहे वो पुलिस हो या कुछ और भी। हर ये तो आप ये समझिए सेना तो सबसे मुख्य डिपार्टमेंट होता है। जब सेना के अंदर ही ठेके वाले सिस्टम लेके आ गए तो पुलिस और ये कब बचेंगे? ये तो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा कि भाई पुलिस में भी आप इसी तरीके की भर्ती होगी। तो क्योंकि देखिए क्या होता है, सरकार काफी समय से अब ये जिस तरफ हमारा देश बढ़ रहा है इसी को दिवालिया होना कहते हैं। जब एक सरकार दिवालिया होती है, कब होने लगती है दिवालिया? जब
धीरे धीरे करके सरकार क्या करती है, अपने संसाधन बेचना शुरू करती है, अपनी सरकारी कंपनियां बेचना शुरू करती है, क्योंकि वो पैसा चुका नहीं पा रही होती, जितना कर्ज ले लिया है उस कर्ज का ब्याज और उस कर्ज का मूल नहीं चुका पा रही है। तो क्या करती है, क्या शर्तें आती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, कि आप अपनी सरकारी कंपनियां बेचो, आप अपने संसाधन बेचो, आप अपनी खदानें बेचो, और उसके बाद अपनी सारी चीजों को प्राइवेटाइज करो, अपनी सरकारी खर्चा कोई मत उठाओ आप। तो धीरे धीरे क्या होता है, देश दिवालिया होने की तरफ बढ़ता है। जो आज श्रीलंका की स्थिति हुई, श्रीलंका की स्थिति धीरे धीरे ही बनी है ऐसी, ऐसा नहीं था कि एक रात में श्रीलंका दिवालिया हो गया। श्रीलंका ने विदेशी कर्ज ले रखा था, उस विदेशी कर्ज को चुकाने के एवज में वो धीरे धीरे दिवालिया होता गया, और आज ये स्थिति बन गई कि आज किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं है। तो भारत भी धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है, और ये उसके बीच के स्टेप हैं। ये तो सरकार आपको बहुत अच्छा उसको एक बढ़िया जामा सा पहना के सामने रख देती है, अग्निपथ रख दिया, उसका नाम कुछ भी रख दिया। अब हमारे एक बहुत अच्छे नेता हुए थे भाई लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने बात कही थी, जय जवान जय किसान। तो उन्होंने कहा क्यों, वो सिर्फ कह नहीं रहे थे, कर भी रहे थे। उसी समय वो ऐसा समय था जब अमेरिका अपना गेहूं यहाँ पर हमारे देश में आके डंप करता था, जानबूझ के डलवाता था बहुत बड़ी मात्रा में। PL 480 नाम का एक गेहूं था, बहुत उसकी क्वालिटी भी बहुत बेकार थी। तो उस गेहूं को यहाँ पे जबरदस्ती बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे लाके रख भिजवाता था, और हमारी सरकार मजबूरी में इंपोर्ट कर रही थी उसे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो कदम उठाया, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम ऐसे इंपोर्ट ही करते रहेंगे तो अपने देश की किसानी का हम विकास कब करेंगे, हमारे देश के लोग किसानी में आएंगे फिर क्यों, जब इंपोर्ट ही इतना हो रहा है, किसानी में पैसा मिलेगा नहीं, तो किसान मजदूर जाके मजदूर बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई जय किसान होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या करा, वो कहा कि भाई वो गेहूं बंद करेंगे, हम गेहूं नहीं लेंगे, वो गेहूं बंद कर देंगे। और बंद करेंगे उसके लिए अगर बीच में जब तक हम उगा नहीं पा रहे तब तक बीच में थोड़ी कमी आएगी गेहूं की, तो क्या सब लोग मेरे साथ व्रत करने को तैयार है? तो देश के लोगों ने उनके साथ व्रत रखा था, बहुत बाद तक भी लोग हफ्ते में एक दिन व्रत रखते थे। तो वो स्वाभिमान की लड़ाई थी, और वो स्वाभिमान की लड़ाई लाल बहादुर शास्त्री जी ने लड़ी, और देश के सामने पूरी पूरी बात सामने रख के लड़ी थी। इन लोगों की तरह नहीं कि पीछे से कुछ भी कानून पास कर दिया। ऐसी अब ये जो सरकार है, ये इन्होंने किसानों के लिए ऐसा कानून पास करा कि किसान कुछ साल बाद अपनी जमीनी बेचकर नौकर बनने की जाए। तो किसानी का कोई सम्मान नहीं। किसानों ने तो किसान तो बेचारे ऐसा विरोध नहीं कर पाए थे इनका, जिस प्रकार युवा कर रहा है। वो आवेश में आके उन्होंने ट्रेनें चलाई हैं, बहुत अब हिंसा पे उतर आए हैं, तो किस किस को संभालेंगे ये लोग? तो किसान तो बेचारा आके शांति से बैठ गया था, उसको भी आतंकवादी घोषित करवा दिया था, देशद्रोही घोषित करवा रहे थे। किस किस को देशद्रोही घोषित करवाएंगे? अब मैं कल रात से न्यूज देख रहा हूँ, उसके अंदर यही बात चल रही है हेडलाइन में, किसने उकसाया युवाओं को, किसने देश के युवाओं को उकसाया। मतलब बाहर से कोई उकसा ही रहा है, ये नहीं लिखते कि किस नीति ने उकसाया उनको, कहते हैं कि किसी पॉलिटिकल विपक्ष ने उकसा दिया है। विपक्ष में इतनी हिम्मत होती कि वो किसानों को भी उकसा देता है, विपक्ष युवाओं को भी उकसा देता है। इतनी हिम्मत होती तो इलेक्शन जीत जाता विपक्ष। या ये क्या टेक्निक होती है कि आप उस विषय से ध्यान भटका के विपक्ष पे ध्यान डाल दो। आप ये कह दो कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, आइए हम उनसे ये पूछते हैं। अरे राहुल गांधी कुछ भी बोले, हमें क्या उससे, आइए राहुल गांधी से पूछते हैं उनका क्या कहना है इसके विरोध में। बात ये है कि तो उस क्या बच्चे से पूछा शिवांग जाए। जी, क्या विकल्प बचा है? अब देखिए, सरकार तो अब मजबूर हो चुकी है अपनी ही गलतियों की वजह से। युवाओं की चूंकि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अब क्या उनके पास विकल्प बचा है? क्या करना चाहिए? सही तरीका फिर क्या रहेगा? हालांकि अब वो विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होना है वो आपको भी पता है कि कुछ सरकार पर फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या विकल्प रहेगा आगे आने वाले भविष्य में युवाओं के पास, रोजगार के भी प्रति, या वो देश सेवा करना चाहते हैं उसके लिए भी? देखिए, जो पूरी ये नीति है, इसका अगर हम पहले तो इस युवाओं को इसका मूल समझना पड़ेगा कि भाई ये जो दिक्कत देश के अंदर चल रही है, ये सिर्फ किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं की दिक्कत नहीं है। बात ये है कि भाई ये जो पूरी व्यवस्था चल रही है इसमें गड़बड़ है, आदमी में गड़बड़ नहीं है। आज भी लोग क्या कह रहे हैं कि मोदी को हटा दो, एक बीजेपी को हटा दो। इसी प्रकार की लहर 2011 में भी चल रही थी, इसी प्रकार की लहर चली थी 2011 में कि भाई हटा दो ये सर। लोग त्रस्त हो गए थे कांग्रेस से कि बस अब इसे हटाओ, अब कोई और नया आना चाहिए। अब धीरे धीरे लोग बीजेपी से त्रस्त हो रहे हैं, अब वो सोच रहे कोई और आना चाहिए। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि भाई दिक्कत ड्राइवर में नहीं है, दिक्कत गाड़ी के अंदर है। ड्राइवर बदलने से कुछ नहीं होगा। बार बार लोग क्या सोच रहे हैं कि ड्राइवर बदल दो। भाई
ड्राइवर की दिक्कत नहीं है, दिक्कत गाड़ी की मशीनरी में है, इसलिए गाड़ी बार बार रुक रही है। लोग क्या समझ रहे हैं, अरे ये ड्राइवर अच्छी नहीं गाड़ी चला पा रहा है, इसे हटाओ, दूसरा बिठाएंगे, शायद ये वाला बहुत ईमानदार होगा, ये बहुत अच्छी गाड़ी चलाना जानता है, ये चलाएगा। दिक्कत गाड़ी चलाने की नहीं है, बात है गाड़ी की जो मशीनरी है उसके अंदर दिक्कत है। जब तक युवा उस मशीनरी पे चिंतन करके एक संगठन बना के इस व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक इस प्रकार की दिक्कत आती रहेगी, तब तक बेरोजगार ही रहेगा युवा। सरकार की बस की नहीं है कि वो रोजगार दे दे, चाहे वो कोई भी सरकार आ जाए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आ जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की। जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा ना, जब तक कोई परिवर्तन मुमकिन नहीं है। इस पहले व्यवस्था को बदलने के लिए पहले इसे समझना पड़ेगा, समझने के लिए पहले अर्थव्यवस्था समझनी पड़ेगी कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था किसके हाथ में है, क्या इन सरकारों के हाथ में है या किसी और के हाथ में है, क्या कोई और चला रहा है, देश को कोई और बेचने पर मजबूर कर रहा है कि देश का हर संसाधन बिक जाए। तो ये कोई भी चाहे कल को कोई और आके बैठे, वो भी यही करता, आज नहीं करता, एक साल बाद इस तरीके की योजना लेके आता तो देश के लोग उसका विरोध कर रहे होते, देश के युवा। तो युवा को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ है असली, इन सरकारों में नहीं है, मोदी में नहीं है दिक्कत, भाजपा सरकार में नहीं है दिक्कत, बात है उस व्यवस्था की दिक्कत है, जिसपे हर आदमी को वहां जाके बैठ के मजबूर होना पड़ता है ये काम करने के लिए। और आप देखो मोदी जी के पहले पुराने बहुत भाषण है कि भाई सेना में 1 रैंक 1 पेंशन होनी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करी थी। सरकार में आती एकदम बात खत्म हो गई। चाहे वो कांग्रेस होती वो भी ये करती, राहुल गांधी भी इस तरीके के, अब जो जितनी बातें कर रहे हैं इन्हें सरकार में बिठा दो, फिर वो ये वही करेंगे, पूरी एफडीआई लेके आएंगे, उसको पूरा प्राइवेटाइज कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऊपर से यह आदेश है कि इसी प्रकार समाज को लेके जाना है। अब हम ये देखें ना कि भाई पुराने राजाओं की लोग बात करते रहते हैं आजकल, मैं बहुत इस पे देखता हूँ कि वो राजा थे, जब बाहर से आक्रमण हुआ मोहम्मद घोरी का, गजनवी का, तो यहाँ के राजा कमजोर थे, सेना पे ध्यान नहीं था, मौज मस्ती में रहते थे, इसलिए हम हार गए। आज क्या हो रहा है? कुछ इसी प्रकार की नीतियां रही थी उस समय की कि भाई ऐसे नहीं रखेंगे सेना में, और इसी तरीके से रखेंगे तो जिनकी सेना मजबूत थी, जो अपनी सेना पे खर्चा कर रहे थे, उन्होंने आके आक्रमण करके कब्जा कर लिया। भाई आप वो हमेशा वो देख लो, इतिहास में वो राजा मजबूत रहा है जिसने अपनी सेना को मजबूत रखा, अपनी सेना को खुश रखा, अपनी सेना की पूरी जिम्मेदारी उठाई। वो सैनिक अगर मर जाए तो उसके घर वालों की भी पूरी जिम्मेदारी उठाई। इस बात से ही सैनिक का मनोबल बढ़ जाता था और वो जान देने के लिए तैयार हो जाता था। अब अगर सैनिक के दिमाग में ये घूमता रहेगा कि मैं तो ठेके पे ही हूं और इसके बाद भी कुछ नहीं होना, तो लड़ेगा वो जाके मन से। तो इतिहास से सीखना पड़ेगा, हारे हैं वो राजा, हमारा देश इसलिए कमजोर था। जो लोग ये बोलते हैं ना, जो ये इसके मोदी के बहुत समर्थक हैं, वो लिखते रहते हैं दिन रात हिंदू मुसलमान की बात करते हैं इंटरनेट पे, तो उसमें दिन रात लिखते हैं कि उन्होंने आक्रमण कर दिया। क्यों किया था? हम कमजोर थे इसलिए किया था। और वो मजबूत क्यों थे? क्योंकि सेना पे अपना पूरे ध्यान दे रखा था उन्होंने। हमारे यहाँ पे नहीं दिया गया ध्यान उस समय, उस कालखंड में नहीं दिया, पहले बहुत मजबूत थी सेना। तो आज फिर से वो स्थिति पैदा करनी है क्या? और अंत में इन चीजों को तो सरकार को या उन लोगों को वहां लेके जाना है कि किसी भी देश की सेना को मजबूत ना छोड़ा जाए। उस दुनिया की देखिए, उन्हें क्या चीजें स्थापित करनी है, जो लोग दुनिया पे शासन कर रहे हैं, जिनका पूरा बैंकिंग सिस्टम है दुनिया में, उनको क्या स्थापित करना है? 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट, 1 वर्ल्ड आर्मी, 1 वर्ल्ड रिलीजन, 1 वर्ल्ड करेंसी। तो जब 1 वर्ल्ड आर्मी किस तरीके से हो पाएगी? जब आपकी सेना स्वतंत्र नहीं है, आपकी सेना प्राइवेटाइज है, सरकार के अंडरटेकिंग में नहीं है, प्राइवेटाइज है, तब अमेरिका की सेना ही आपके देश में आ सकती है, यहाँ पे बेस बना सकती है, चीन से युद्ध वो लड़ेगी, आपकी सेना ठेके पे वहां पे सैनिक लड़ने के लिए जाएंगे। तो सेना के अंदर सेंटिमेंट ना छोड़ना, वो भाव ना छोड़ना कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उस भाव को ही धीरे धीरे खत्म कर देना। बिल्कुल शिवांग जी, ठीक है। अब अभी इस विषय पर हालांकि अभी हम और भी कभी और कार्यक्रम में थोड़ा गहन चर्चा और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर बाकी काफी अच्छा आपने विश्लेषण किया इस अग्निपथ योजना का भी ले दे करके। देखिए, जो युवा अगर ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो भी यदि काफी लंबे समय से आर्मी की तैयारी कर रहे थे या सरकार की नौकरी की तरफ उनका जो रुझाव है, तो जैसा कि शिवांग जी ने कहा कि समस्याओं को मूल समझना पड़ेगा और समझने का काफी अच्छा मौका है। यदि आपके पास ऐसा वक्त है, आप सच में देशभक्ति करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं या आपके मन में है, तो ये शिविर भी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा आपके काम आ जाएगा और आप इससे जुड़ेंगे तो निसंदेह कि आप देश के काम आएंगे तो देश भी आपके भी काम आएगा। तो एक आखिरी छोटा सा संदेश मैं चाहूंगा बस शिवांग जी, और फिर उसके बाद कार्यक्रम को आज का तो एंड करते हैं, बाकी का और कार्यक्रम में फिर मिलेंगे आपके साथ। बिल्कुल, जो भी युवा थोड़ा सा भी अभी भी उनकी आंख खुली है,
अगर जी। ये जो जिस तरीके की योजना है ये अग्निपथ, क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो किसानों को भी गाली दे रहे होंगे कि भाई सड़क पे आ गए। जी, जब अपने ऊपर जी, आई है तब उन्हें सड़क पे आना पड़ेगा, आना पड़ा है जी, अब। तो अभी भी अगर आँख खुल गई है तो इस व्यवस्था पे चिंतन करें। हम जो एक ये शिविर कर रहे हैं, इस शिविर में हम उसी व्यवस्था के मूल पे बात करेंगे कि भई क्या समस्या है, उसके खिलाफ लड़ना कैसे है। सिर्फ अपनी नौकरी की बात नहीं है, बात है देश बचाने की। क्योंकि जिन लोगों के हाथ में आज ये देश है, वो बात पार्टी से मतलब नहीं है, चाहे किसी के भी हाथ में होता। बात ये है कि जिन लोगों के हाथ में देश है, वो इस देश को बेच देंगे, इस देश को उन लोगों के हवाले कर देंगे, जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जो विदेश में बैठे हैं, हमारे देश में नहीं बैठे हैं। तो उसके लिए एक संगठनिक प्रयास की बहुत आवश्यकता है और उसके लिए हम एक ये शिविर कर रहे हैं। तो जो भी युवा थोड़ा-सा भी सोच रहा है कि भई अब मेरी आँखें खुल गई हैं और अब मैं कुछ सच में करना चाहता हूँ और सिर्फ मेरी नौकरी की बात नहीं है, बात इस देश को बचाने की है, तो वो युवाकैंप.com पर जाकर रजिस्टर करें, बताएँ क्या कर सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं, हमारी तरफ से संपर्क हो जाएगा और फिर एक संगठन बना के इस देश में काम किया जाएगा, ताकत बनाई जाएगी, देश को संगठित किया जाएगा। आज क्या है कि ये सरकार और ये व्यवस्था संगठित है, हम असंगठित हैं, इसीलिए हम कमज़ोर पड़ते हैं, सरकार कोई भी डिसीज़न ले लेती है, हमें लड़ना पड़ता है, बहुत अपने जीवन का बलिदान दे देना पड़ता है। किसान आंदोलन में बहुत किसान शहीद हो गए। तो उसके लिए क्या है, हमें संगठन बनाना पड़ेगा, संगठन संगठन हमें होना पड़ेगा संगठित। सरकार संगठित है, हम असंगठित हैं। हमें संगठित होना पड़ेगा, समाज को संगठित करने के लिए ये शिविर है। आगे आने वाले समय में और ऐसे हम शिविर करेंगे, तो जुड़ें और रजिस्टर करें, तो बताएँ, क्या कर सकते हैं जी। युवा? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शिवांग जी और सभी दर्शकों का जुड़ने बिल्कुल। के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सुमित भाई, नमस्कार। नमस्कार।